एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका एजे एकेडमी पर। बिल्डिंग स्टोन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। बिल्डिंग स्टोन्स कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कल की वीडियो में, जो इससे पहली वीडियो थी, उसमें भी हमने कुछ स्टोन्स के बारे में पढ़ा था, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और कुछ स्टोन्स रह गए थे पिछली वीडियो में, जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लेट की। स्लेट जो होता है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है। मेटामॉर्फिक मैंने कल भी बताया था। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जिन पे ज़्यादा हीट या ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से उनकी जो प्री एग्जिस्टिंग नेचर होती है वो चेंज हो जाती है और एक नई चट्टान का निर्माण करती है। तो ऐसी चट्टानों को कहा जाता है, ऐसी रॉक्स को कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो स्लेट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स है और साथ ही साथ स्ट्रेटिफाइड भी है, यानी लेयर्स की फॉर्म में पाई जाती है। केमिकली बात करें तो आर्जिलेशियस प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। आर्जिलेशियस का मतलब होता है, आर्जिलेशियस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जिनमें एल्यूमिना या क्ले एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट वर्क करता है, वही कहलाती हैं आर्जिलेशियस। तो जो स्लेट है वो आर्जिलेशियस रॉक का ही एक एग्जाम्पल है। स्लेट की क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 240 से 360 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 240 से 360 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सैंडस्टोन से भी कम होती है इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ। सैंडस्टोन की कितनी थी? 400 से 600 और इसकी होती है 240 से 360 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। लेकिन इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.89। स्पेसिफिक ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही यूनिट वेट भी ज़्यादा होगा। यूनिट वेट कैसे निकालेंगे स्लेट का? मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 2.89। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है यूनिट वेट ऑफ मटेरियल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 2.89। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूनिट वेट ऑफ मटेरियल यानी स्लेट का और यूनिट वेट ऑफ वाटर। कैसे निकालेंगे? ये दी हुई है 2.89 स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ से स्लेट का यूनिट वेट निकालना है अपॉन 1000, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो यूनिट वेट आ जाएगा 2890 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बात करें वाटर एब्जॉर्प्शन की, तो जो स्लेट होती है वो अपने वेट का लगभग 1% पानी जो है वो एब्जॉर्ब करती है। हीट एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। स्लेट जो होता है वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी होता है और हीट इंसुलेटर भी होता है, यानी अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास हो जाती है, और ये जो स्लेट है ये होता है इंसुलेटर, यानी इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। गुड एब्रेसिव स्ट्रेंथ होती है जो स्लेट होता है, इसकी गुड एब्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। एब्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है, एब्रेशन का मतलब होता है रगड़ या घर्षण। तो जो इसकी घर्षण बल जो क्षमता होती है, जो घर्षण स्ट्रेंथ होती है, एब्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, वो अच्छी होती है। मान लिया अगर आपने कहीं इसको लगा दिया, इसके ऊपर से अगर आप किसी मटेरियल से या इसके ऊपर ऐसे स्क्रैच करेंगे, ये होता है एब्रेशन। देखना, अगर इसके ऊपर से स्क्रैच करेंगे तो इसके ऊपर खरोंच नहीं आएगी, तो ये इसका एब्रेशन होता है, ये कितना हार्ड होता है। उसके बाद यूज की बात करें, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो एज अ डीपीसी यानी डैम्प प्रूफ कोर्स के तौर पे यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है, वॉश बेसिन के लिए यूज किया जाता है और फ्लोरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ये जो स्लेट है इसका डीपीसी में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, वॉश बेसिन और फ्लोरिंग के लिए यूज किया जाता है। और पाया कहाँ से जाता है, तो गुजरात के बड़ौदा से पाया जाता है स्लेट। अगला जो स्टोन है वो है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट की बात करें तो क्वार्ट्जाइट जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक का एक एग्जांपल है। बताया मैंने मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती हैं, और इसमें जो केमिकल बात करें तो केमिकली तो इसमें सिलीशियस प्रॉपर्टीज होती हैं। सिलीशियस का मतलब जिसमें सिलिका ज़्यादा मात्रा में होता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 750 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, स्लेट की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी थी? 240 से 360। क्वार्ट्जाइट की क्रशिंग स्ट्रेंथ है 750, लेकिन इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो स्लेट की होती है 2.89 और इसकी होती है 2.65, यानी इसका जो यूनिट वेट होगा वो होगा 2650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन जो स्लेट का वेट था, यूनिट वेट था, वो था 2890 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के बावजूद भी स्लेट के मुकाबले जो है इसका यूनिट वेट कम होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन होता है 3%, यानी अपने वेट का 3% वाटर एब्जॉर्ब करता है क्वार्ट्जाइट। रेजिस्टेंस टू वेदर, यानी मौसम के प्रति जो है रेजिस्टेंस होता है, मौसम का, जैसे बारिश का, सर्दी का, गर्मी का, ऐसा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है क्वार्ट्जाइट के ऊपर।
पाया कहाँ कहाँ से जाता है, तो चेन्नई से पाया जाता है, हिमाचल से पाया जाता है और राजस्थान से पाया जाता है। अगला स्टोन है डोलोमाइट। डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट जो होता है इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट यानी MgCO3 और CaCO3 दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी इक्वल, ये जो मैंने इक्वल मार्क किया है ये इक्वल क्वांटिटी में मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही डोलोमाइट के अंदर इक्वल क्वांटिटी में पाए जाते हैं। डोलोमाइट जो होता है वो एक कॉम्पैक्टेड स्टोन होता है। कॉम्पैक्टेड स्टोन जितना कॉम्पैक्टेड रहेगा उतनी ही उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो स्ट्रॉन्ग भी होगा, इसीलिए और स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी हाई बियरिंग कैपेसिटी यानी इसकी बियरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है डोलोमाइट की। आगे बात करें कंकर की, अगला स्टोन है कंकर। कंकड़ के बारे में आपने सुना भी होगा। कंकड़ जो होता है वो एक लाइमस्टोन होता है, एक प्रकार का लाइमस्टोन, एक प्रकार का चूना पत्थर होता है जिसमें केमिकल रूप से बात करें तो कैल्केरियस प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसका कंकड़ का जो साइज होता है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर के 45 सेंटीमीटर के बीच होता है। हालांकि जो 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच का साइज होता है कंकड़ का उसे कहा जाता है नोड्यूलस। कंकड़ का साइज वेरी करता है 1 सेंटीमीटर से लेकर के 45 सेंटीमीटर, लेकिन जो 1 से लेकर के 10 सेंटीमीटर के बीच का साइज होता है उसे नोड्यूलस कहा जाता है। अब जो ये नोड्यूलस की बात हुई है, ये नोड्यूलस क्या होता है, ये होता है कंपोजिशन ऑफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन होता है और क्ले और सैंड का कंपोजिशन होता है, यानी इसमें 70% कैल्शियम कार्बोनेट और 30% क्ले और सैंड पाया जाता है। इसका कलर की बात करें तो कंकर का कलर होता है, कंकर का कलर जो है ग्रे कलर का होता है। ये तो रही डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स की बात। अब बात करते हैं कि एक गुड बिल्डिंग स्टोन्स के लिए जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होनी चाहिए। तो जो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है वो यूनिफॉर्म शेप का होना चाहिए। यूनिफॉर्म शेप का मतलब है कि उबड़ खाबड़ नहीं कटा होना चाहिए, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही होना चाहिए। साथ यूनिफॉर्म शेप का मतलब है कि जैसे ये स्टोन है, ये स्टोन का कोई पीस है, ये यूनिफॉर्म शेप का होना चाहिए, यानी अगर रेक्टेंगल शेप है तो रेक्टेंगल शेप का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से किया ऐसे और ये ऐसे चला गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म शेप का होना चाहिए, तभी ये गुड बिल्डिंग स्टोन कहा जाएगा। उसके बाद जो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो बियरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होगा तो। आगे बात करें तो लेस वॉइड्स होने चाहिए। लेस वॉइड्स, वॉइड्स का मतलब होता है, वॉइड्स का मतलब होता है छिद्र। ज़्यादा छिद्र होंगे, ज़्यादा वॉइड्स होंगे तो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो फिर तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी और डेंसिटी कम होगी तो वीक होगा, तो इसलिए जो है लेस वॉइड्स होने चाहिए। गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है अच्छी होनी चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन की। रेजिस्ट एब्रेशन, एब्रेशन को रेजिस्ट करना चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन। एक अच्छा स्टोन वही होता है जो एब्रेशन रेजिस्ट करता है। एब्रेशन यानी रगड़ को रगड़ रोधक, घर्षण रोधक होता है, यानी जिस पर रगड़ या घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता या बहुत कम प्रभाव पड़ता है, वही कहलाता है एब्रेशन, रेजिस्ट टू एब्रेशन। इसके बाद बात करें इट शुड बी ड्यूरेबल, ये जो है ड्यूरेबल होना चाहिए, यानी ऐसा तो नहीं कि आज लगाया और कल टूट गया, लंबे समय तक टिकाऊ होना चाहिए। उसके बाद आगे है इट शुड बी वेल सीजन, यानी प्रॉपर सीजन होना चाहिए, इसकी जो है प्रॉपर सीजनिंग होनी चाहिए। अच्छा, स्टोन की सीजनिंग होने के लिए 6 से 12 मंथ का टाइम लगता है, 6 से 12 मंथ का टाइम लगता है स्टोन की प्रॉपर सीजनिंग होने के लिए। वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट मोर देन 5%, जो पत्थर होता है गुड बिल्डिंग स्टोन तभी कहा जाएगा अगर उसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो है 5% से कम हो। 5% से ज़्यादा होगा तो वो जो है गुड बिल्डिंग स्टोन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसमें जब 5% से ज़्यादा होगा तो वॉइड्स भी ज़्यादा होंगे, वॉइड्स ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो स्ट्रॉन्ग कम होगा, स्ट्रॉन्ग कम होगा तो गुड बिल्डिंग स्टोन नहीं कहलाया जाएगा। बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 2.4 से 2.6 के बीच में रहनी चाहिए। शुड हैव लो पोरोसिटी, जो एक गुड बिल्डिंग स्टोन होता है उसकी पोरोसिटी कम होनी चाहिए। जितना ज़्यादा पोरस होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर से पानी पास होगा, पानी ज़्यादा पास होगा तो यानी कि डेंसिटी कम होगी और स्ट्रॉन्ग कम होगा और उस पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए पोरोसिटी कम होनी चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन की। मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या कहें 10 मेगापास्कल होनी चाहिए मिनिमम स्ट्रेंथ एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की, एक गुड बिल्डिंग स्टोन की। तो ये थे
कुछ पहली वीडियो में मैंने बात की थे 5-6 स्टोन्स की बात की थी, और कुछ ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स और इनकी प्रॉपर्टीज़, और साथ ही साथ कुछ जो गुड बिल्डिंग स्टोन होते हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि तभी हम स्टोन को यूज़ कर सकें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। अगली वीडियो में बात करेंगे हम जो स्टोन होते हैं इनके ऊपर कितने प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं, इनको चेक करने के लिए इनकी स्ट्रॉन्ग, ये कितने हार्ड होते हैं, ड्यूरेबल, कितने लंबे समय तक टिकाऊ हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।